उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दिल्ली से देहरादून पहुंच रहे हैं और साथ ही महामंत्री संगठन अजय कुमार भी दिल्ली से देहरादून वापस आ रहे हैं। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा भी अचानक रद्द हो गया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग की वजह से सीएम धामी का दिल्ली दौरा रद्द किया गया है और दून में बीजेपी की बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें संगठन से जुड़े कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो एक अहम बैठक हो सकती है दून में बीजेपी की ये अहम बैठक, जिसमें कई बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और इसी को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए चांदनी, आज देर शाम तक जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उनके देहरादून पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट हमारे पास है वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यानी कि कुछ देर में वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में थे, वो भी उनके साथ आ रहे हैं। इधर आप अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा था, वो दौरा भी फिर अचानक कैंसिल कर दिया गया और इसी के मद्देनजर कैंसिल किया गया कि दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि एक रूटीन दौरा है प्रदेश प्रभारी का, वो यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकमस्टांसेस और जिस तरह से बीजेपी के अंदर लगातार ये बात उठ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बदले जाने हैं, बीजेपी की महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट होना है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे, महामंत्री संगठन होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी की जो कोर कमेटी, जो कोर ग्रुप के जो मेंबर हैं, वो इस मीटिंग में हो सकते हैं। तो बहुत संभव है कि ये मीटिंग आज रात भी हो सकती है, या फिर अगर देरी से दुष्यंत कुमार गौतम यहाँ पर पहुंचे तो कल ये मीटिंग हो सकती है। जी सुनील, क्योंकि इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि संगठन से जुड़े इस बैठक में मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। यहां सीएम धामी ने सबसे पहले सोमेश्वर देवता मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद विकासखंड मोरी के जखोल गांव में लगे मेले में शिरकत की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के लोगों ने इतिहास रचा है, बीजेपी की दोबारा सरकार बनाई है, हम इसका सम्मान करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। वहीं सीएम धामी ने उत्तरकाशी को कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही नौगांव में बनी डिग्री कॉलेज की स्थापना, पुरोला सीएचसी व मोरी पीएचसी के उच्चकरण और मोरी नेटवार सांगरी मोटर मार्ग के हॉट मिक्स डामरीकरण करवाने के साथ ही सोमेश्वर मंदिर सौंदर्यकरण करवाने की घोषणा भी की। निवेदन करूंगा कि आप को हमने अपने संकल्प के रूप में लिया है। यहाँ जैसे जो हमारा सोमेश्वर महादेव का प्रांगण है, इसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे, यहाँ के अस्पताल है उनको उच्चीकरण करेंगे, कुछ सड़कों के काम है उनको अच्छा करेंगे और जो विधायक जी ने और अन्य क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि ने जो बातें रखी उन सभी पर हम आगे काम करेंगे और धीरे धीरे एक करके उन सभी को बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का मुद्दा कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। चुनाव में जिस मुद्दे ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, सीनियर कांग्रेस नेता हाईकमान से मुद्दे की जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर इस मुद्दे का सूत्रधार कौन है। वहीं सीएम का कहना है कि कांग्रेस का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करने वाले उपाध्यक्ष अकील अहमद को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे से कांग्रेस पीछा छुड़ा नहीं पा रही। सीनियर नेता प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य का कहना है कि जो मुद्दा पार्टी की हार की वजह बना हो, आखिर उस मुद्दे का सूत्रधार कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। किसने अकील को उपाध्यक्ष बनाया और जब यूनिवर्सिटी का मुद्दा मैनिफेस्टो में था ही नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की और पार्टी चुनाव हार गई? कहाँ से आया? और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस व्यक्ति ने मुस्लिम विश्वविद्यालय का जिक्र किया, मांग की, उसको उपाध्यक्ष बना दिया गया, यानी प्रमोशन दे दिया गया। किन लोगों ने दिया, किन लोगों ने कृत्य किया, ये बिल्कुल जांच का विषय है। ये बात है कहाँ से आई और कौन थे इसके सूत्रधार,
इसके भी एक इस बारे में भी केंद्रीय नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, जरूर इससे क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। जिस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान किया, वो 2024 तक अगर जिंदा रहा तो नुकसान 5 लोकसभा सीटों पर भी होगा और प्रधानमंत्री मोदी फिर इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरेंगे। यही डर कांग्रेस को सता रहा है। जैसे शुक्रवार को जुमे की नमाज की छुट्टी का शासनादेश बीजेपी विधानसभा चुनाव में खोज कर ले आई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम अटूट है, इसीलिए इसमें जांच जैसी कोई बात नहीं है। जांच जैसे कोई विषय नहीं है। कांग्रेस का ये प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। तुष्टीकरण करना उनकी कोई नई बात नहीं है और देश की आज़ादी से लेकर अभी तक तुष्टीकरण ही करते रहे हैं। उस समय लोगों ने देखा है कि भाई वो किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, कौन से काम करते हैं, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात भी सबके सामने थी। विधानसभा चुनाव में जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा तब बीजेपी साधु संतों के साथ खुद पीएम मोदी कांग्रेस को जमकर कोस रहे थे और यही वजह है कि कांग्रेस के सीनियर नेता जांच के बाद कहीं ना कहीं इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं ताकि इसका नुकसान आगे उनको ना झेलना पड़े। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। जंगलों की आग की तपिश अब सियासी गलियारों तक भी महसूस की जाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार जंगलों की आग से निपटने में फेल है और पहाड़ में अफरा तफरी मची है। उत्तराखंड में जंगल इन दिनों आग की चपेट में है। 2 महीने में आग लगने की 500 से ज्यादा घटनाओं में करीब 700 हेक्टेयर जंगल आग में खाक हो चुके हैं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार फॉरेस्ट फायर को लेकर संवेदनशील नहीं है और किसी भी लेवल पर कोई तैयारी नहीं की गई। नतीजा, जंगल तो जल ही रहे हैं, जंगली जानवर भी आबादी इलाकों में घुसकर लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं, जिससे पहाड़ों में अफरा तफरी का माहौल है। अधिकारी मौके पर नहीं जा रहे हैं, न जो आपके फॉरेस्ट गार्ड हैं, वन रक्षक हैं, रेंज अफसर हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों के साथ कोई संवाद नहीं है, ग्रामीणों के साथ कोई तालमेल नहीं है। पहले हेलीकॉप्टर से भी पानी का छिड़काव होता था, आग बुझाई जाती थी, लेकिन बद इंतजामी है। विपक्ष से सवाल उठा तो जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी आया। बीजेपी का कहना है कि जंगलों में आग लगना कोई नई बात नहीं है। यशपाल आर्य सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सक्रियता के साथ आग को बुझाने का काम कर रही है। प्रतिवर्ष ये घटनाएं होती हैं, स्वाभाविक है, जंगलों में गर्मी के दिनों में आग लगती है, लेकिन पहले से घटनाएं कम हुई हैं, बढ़ी नहीं। जंगलों की यह आग पहली बार सियासी गलियारों तक नहीं पहुंची। इससे पहले 2016 और 2021 में भी फॉरेस्ट फायर ने सियासी गलियारों में ऐसा ही तांडव मचाया कि तत्कालीन सरकारों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। जंगलों में आग अब सूबे की सियासत भी गर्म कर रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। ऊधम सिंह नगर में गदरपुर की धर्मशाला में हो रही शादी में हंगामा हो गया। एक महिला अपने परिजनों के साथ धर्मशाला पहुंची और खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद महिला और परिजनों ने चप्पलों और लात घूसों से दूल्हे की पिटाई कर दी। लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे को दौड़ा कर पीटा गया और इसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने भी दूल्हे की पिटाई कर दी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। पुलिस दूल्हे और उनके परिजनों को कोतवाली लेकर चली गई। कर रहा है तो हम रात के चले हुए, अब सुबह तक पहुंचे हैं। फिर हमने पता किया है तो शादी हो रहा है, दहेज मांगता है, 5-6 लाख रुपए की डिमांड करता है और गाड़ी 4 व्हीलर कभी कुछ मारता पीटता है। पूरी फैमिली। ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा था? ये शादी करने आया था यहाँ पे।
ऊधम सिंह नगर में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या का खुलासा हो गया है। वारदात का आरोपी मासूम बच्ची का मौसेरा भाई अजय है, जो नशे का आदी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले 3.5 साल की बच्ची से रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मुख्य आरोपी के अलावा साजिश में शामिल होने के आरोप में आरोपी के माता पिता पर भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी के माता पिता ने ही उसे भागने में मदद की थी। गुरुवार को बखपुर गांव में ये वारदात हुई थी, जहां पहले शक के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया और फिर निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। अब डॉक्टर के पैनल से बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कुल मिला के अभी 2 लोग हैं। जो मुख्य अभियुक्त श्री अजय है वो गिरफ्तार है, जो इस संपूर्ण घटना को अंजाम दिया, और उसकी माताश्री है जिसने अभियुक्त को छुपाया और भगाने में पूरा उसका साथ दिया। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां कुख्यात बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर हरबीर को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ ने हरबीर को गिरफ्तार किया है। बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर हरबीर प्रेमनगर इलाके में कॉलेज के छात्रों के साथ हॉस्टल में छुपा था। आरोपी हरबीर पटियाला और मोगा में हुई हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई। नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन के दावों की पोल पहले ही वीकेंड पर खुल गई है। 4 दिन की छुट्टियों में पर्यटन नैनीताल पहुंचे तो शहर में भी अव्यवस्थाओं का आलम रहा। सड़कों में न सिर्फ जाम रहा, बल्कि सड़कों के दोनों तरफ पार्किंग का अड्डा बना रहा। माल रोड और चाहे चीना बाबा स्टैंड बैंक रोड, जिसको जहां जगह मिली वहीं पर्यटकों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी, जिसके चलते आम शहरी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब डीएम ने सख्ती की बात कही है। आप लोग देख रहे हैं कि वन वे आपका ट्रैफिक चल रहा है, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आपके शहर में भी यातायात व्यवस्था चलेगी। लेकिन आने वाले समय में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो क्योंकि पहले तक ये होता था कि जब पार्किंग आपकी फुल हो जाती थी या 70% के करीब पार्किंग फुल हो जाती थी, तो हम लोग शटल सर्विसेज के माध्यम से लोगों को यहाँ पे लाते थे। अब वही व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे और जितने भी बाइकर्स हैं, जो बाहर के बाइकर्स हैं, उनको हम शहर के बाहर ही रोकेंगे। नैनी झील पर्यटन ही नहीं, बल्कि ये नैनीताल के लिए जीवनदायिनी भी है। लेकिन इस झील पर एक बड़ा संकट छाने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों से लेकर सरकारी अफसरों तक में चिंता बढ़ गई है। गर्मी की तपिश का असर नैनी झील पर भी पड़ने लगा है। फरवरी के बाद से झील का जलस्तर ऐसा गिरा कि 5 फीट पानी कम हो गया। नैनीताल में इसी झील से पानी की सप्लाई भी होती है, लिहाजा अभी से ही शहर में पानी की समस्या के लिए हाहाकार मचा हुआ है और लगातार कम हो रहा जलस्तर हर रोज लोगों की नींद उड़ा रहा है। ये नैनीताल शहर के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी से जब गर्मी शुरुआत है और पानी अभी से नहीं आ रहा है। जब यही स्थिति रही तो पर्यटकों के लिए यहाँ पानी पीने के लिए मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा और नैनीताल के लिए बड़ी भारी चिंता का विषय है। नैनीताल में घरों के अलावा सरकारी दफ्तर और स्कूल के साथ हाई कोर्ट और होटल्स को भी पानी की आपूर्ति इसी झील से होती है। झील को रिचार्ज करने वाले जल स्रोत अब सूखने की कगार पर है, जिससे झील से पानी कुछ कम लिया जाने लगा। लेकिन अब प्रशासन को झील के अलावा अन्य प्लान पर सोचने को मजबूर होना पड़ा है। तो हमने कहा कि वीकेंड्स में आप लोग पानी ज़्यादा दें और बाकी और दिनों में जहाँ पे टूरिस्टों की संख्या में कमी होती तो उस दिन थोड़ा सा पानी कम दें। वैसे भी रोस्टर सिस्टम उन्होंने लागू कर रखा है, तो उसको भी मॉनिटर हम लोग कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में नैनीताल में पानी के लिए हाहाकार है और जल्द ही बारिश नहीं हुई तो जून 2016 जैसा महासंकट फिर से आ सकता है। हालांकि नई व्यवस्था पर जल्द काम हो तो कुछ हल जरूर निकल सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। गर्मियां शुरू होते ही जंगली जानवर पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, इसलिए हरिद्वार में वन विभाग ने जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए वाटर होल्स तैयार किए हैं, जिसमें पानी भरने की व्यवस्था हो रही है। साथ ही साथ इस सीजन कुछ नए वाटर होल्स भी तैयार किए गए हैं। वन विभाग का कहना है कि मोटर ट्यूबवेल के जरिए पानी की व्यवस्था की जा रही है।
एक तरफ पानी का संकट है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में इस महीने भी बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में अप्रैल के महीने में बर्फबारी हुई है। तकरीबन 10 साल बाद दारमा और व्यास घाटी में अप्रैल के महीने में बर्फबारी हुई है। बॉर्डर की दोनों घाटियों में तकरीबन 1 फीट से अधिक बर्फ गिरी है। बर्फबारी होने से दोनों घाटियां सफेद चादर में लिपट गई हैं और व्यास घाटी में आदि कैलाश को जाने वाला यात्रा मार्ग कई जगह बंद हो गया है। वहीं भारी बर्फ गिरने से इन इलाकों में तापमान में भी काफी गिरावट आई है। नगर निगम कोटद्वार ने अवैध कब्जों और अतिक्रमण को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। निगम की ओर से अवैध कब्जा करने वाले व्यवसायियों को 15 दिन के भीतर अवैध निर्माणों को हटाने के नोटिस भेजे गए थे, जिसका समय सीमा आज खत्म हो चुकी है और ऐसे में अब निगम की ओर से आज से शहर में मुनादी कर 4 दिन के भीतर अवैध कब्जे ध्वस्त करने की चेतावनी दी जा रही है। नगर आयुक्त का कहना है कि अगले 3 दिन में व्यापारी खुद से अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उसके बाद निगम का अभियान चलकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी का प्रसिद्ध जाक मेला, जहां पर धधकते अंगारों पर नृत्य करने के साथ ही आज पूजा हो गया और इस दौरान हजारों भक्तों ने भगवान यक्ष के प्रत्यक्ष दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना की। और इस बार आपको बता दें कि नर ने एक बार फिर भी यहां पर अग्निकुंड में नृत्य किया है। दहकते अंगारों पर जाक देवता के नृत्य की परंपरा 11वीं सदी से चली आ रही है। हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में भक्तजन जाक राजा के दर्शन करने आते हैं। जाक मंदिर में कई टन लकड़ियों से भव्य अग्निकुंड तैयार किया जाता है और फिर जाक देवता इस पर नृत्य करते हैं। वैशाखी के दूसरे दिन गुप्तकाशी से 5 किलोमीटर दूर जाक धार में जाक मेले का आयोजन होता है। 20 गते लगभग हमारे पुरोहित लोग को एक टाइप मतलब प्रेरणा करी कि जो था कोई चीज़ दिखाई कि ये चीज़ तो मैं ये लगी कि पुरोहित लोग सिंह बना क्या सिंह बना कोई अपने यहाँ आदमी तक कोई समझ की चीज़ों कुछ छोटी छोटी, लेकिन फिर भी ये छो कि मेरा नियम धर्म अब सोच चाहिए कि भाई क्या बोल सकें कुछ नहीं बोल सकें। विकासनगर के गगभेवा बावड़ी में लगने वाला बैसाखी मेला कुम्हार और लोहार के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन रहा है। मेले में बड़ी संख्या में कुम्हारों ने मिट्टी के बर्तन तो लोहारों ने कृषि औजारों के स्टॉल लगाए हैं, जिन्हें खरीदने के लिए उत्तराखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 साल बाद इस बार मेले का आयोजन हुआ है और इससे उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद है। अब के मेला लगा है, अब के उम्मीद करते हैं कि इसी से अपना परिवार चले और अच्छा चले और बढ़िया चले हर साल के लिए, जैसे हर साल चलता था अब 2 साल के बाद लगा है। और आज शाम को वाईकॉम 18 ने स्पोर्ट्स 18 नाम से स्पोर्ट्स का एक नया चैनल लॉन्च कर दिया है। स्पोर्ट्स 18 पूरी तरह खेल जगत की खबरें दिखाएगा, जो अपने दर्शकों को प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट पेश करेगा। स्पोर्ट्स 18 दुनिया भर से बड़े टूर्नामेंट की लाइव कवरेज और हाइलाइट्स दिखाएगा। ये स्पोर्ट्स चैनल सभी मुख्य DTH प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। खेल की खबरों के ताज़ा अपडेट और वीडियो के लिए दर्शक स्पोर्ट्स 18 के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पेज से जुड़ सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गाजियाबाद के कोड़ा में मौसेरे